करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको मैं दिल की गहराई करने का जो अवसर दिया है उन आंतरिक होने का मूल कारण क्या है। मालन पुल की गति अभी भी मालन पुल मार्च तक हो जाएगा जो अपनी डेडलाइन दे रखी है। दूसरा ये मैंने आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय को और उनको स्वागत और धन्यवाद हमको ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम चल रहा है तो नहीं पहुंच पाए, तो जो लोग यहाँ पर और लगातार आप जो है जन मुद्दों पर काम कर पूर्व सैनिक अपने मांगों के लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के संदर्भ में आज अपनी मांगों को लेकर ये तहसील परिषद में महामाननीय राष्ट्रपति महोदय को लोगों का चुनाव क्यों नहीं हुआ? जो हमारे निचले लेवल के पूर्व सैनिक संगठन बने हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि उस सैनिक संगठन ने बिल्कुल हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्टबाजी ब्लॉगर में। तो साथियों, आज हमारे तहसील प्रांगण में पूर्व सैनिक संगठन साथियों फाइनली हम पहुंच चुके हैं तहसील प्रांगण में। हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर एकत्रित हो गए धीरे धीरे, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए तो साथियों, ये हमारा कोटद्वार का प्यारा सा तहसील और यह है तहसील के आगे प्रांगण। ये देख रहे होंगे आप, तो ये सामने दफ्तर हमारे तहसील के पूरे कार्यालय से देख रहे होंगे आप। और ये है मुख्य द्वार और ये है मेन रोड तहसील के पास, जो कि कोटद्वार की तरफ प्रस्थान कर रही है। ये वाला है बद्रीनाथ मार्ग, जो कि कोटद्वार से दुगड्डा और पौड़ी लेंसडाउन की तरफ निकलती है। उस कसम का पालन करते हुए जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको मैं दिल की गहराई करने का जो अवसर दिया है उन आंतरिक होने का मूल कारण क्या है, जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे महेंद्र पाल सिंह रावत साहब का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से महेंद्र पाल साहब का स्वागत और धन्यवाद हमको ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम चल रहा है तो नहीं पहुँच पाए, तो जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे उनकी तरफ से भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कर रहे हैं कि वो जीवित प्रमाण पत्र का काम उनके पास आ रखा है और बड़ी प्रसन्नता होती कि जो लोग काबिल हैं उपाध्यक्ष देवेंद्र के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देवेंद्र रावत साहब सॉरी हमारी रिटायरमेंट में हो गया, हमने कई संगठनों में यहाँ काम किया है। अभी भी करते जो है साफ सुथरी है, इसके लिए उनके भी मेहरबान साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सुभाष सुब्रत साहब हमारे उपाध्यक्ष हैं, जो लगातार ऊंचाई पे ले जा रहा है। और आप हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं, जो कि कई क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका लगातार अपने कामों से हमको प्रभावित करते हैं। हमारे राजेंद्र सिंह रावत साहब कहाँ पर नजर नहीं आ रहे। और जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में सबसे पहले उनका काम एडमिटेशन करना। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पर मतलब मीटिंग में व्यवस्था न होने का कारण उन्होंने कहा कि मेरे घर में चलते हैं। तो जब भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आप मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि सर्वप्रथम आज हम यहाँ पे जो मरचुला में जो दुर्घटना घटी है उसके लिए 2 मिनट का मौन यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो हमारे थे। और आज हमें बड़ी वेदना है कि एक इतनी बड़ी घटना इस प्रदेश में हुई है, इस राज्य में हुई है, और विशेषकर इस उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा हुई है। इसकी जितनी भी हम एक सांत्वना दे सके वो कम है। और मैं बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूँ कि उन आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवारों को इस महान दुख को सहने की
एक क्षमता प्रदान करे। तो मैं 2 मिनट के लिए पहले उनके लिए मैं एक जहाँ तक हमारा संबंध है, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक पीबीआर होने के नाते, ये आधा अधूरा जो एक आवंटन हमें किया गया था, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि वे जो पूर्वत में जो विसंगतियाँ 1 रैंक 1 पेंशन प्रथम से शुरू हुई थी और आज 1 रैंक 1 पेंशन 3 लागू कर दी गई है, उनके अंदर वो जो हमारी जो विसंगतियाँ हैं वो जस की तस बनी हुई है। और इसके निराकरण के लिए मैं भारत सरकार से निम्न बिंदु रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद कर निर्धारण में हमें सरकार से एक भरोसा चाहिए कि अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है और 8वें वेतन आयोग में अगर हमारी जो सिपाही की ग्रेड पे 1800 रुपये है उसको 2000 रुपये अगर कर देते हैं तो तदनंतर सभी की पेंशन बढ़ने का इसमें एक लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं भारत सरकार से आज इस ज्ञापन के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि वे 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत हमारी जो पे बैंड, पे लेवल, अलग अलग वेतनमानों में अलग अलग नाम से इसको परिभाषित किया गया था। मदन नेगी साहब अपनी बात को रखेंगे। आज मेरे प्रबुद्ध सैनिक यहाँ पर हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत साहब, मेहरबान सिंह साहब और सभी वरिष्ठ उपाध्यक्षगण और पदाधिकारीगण एवं आप प्रबुद्ध माननीय गौरव सैनिक जो कि आज सब इस प्रांगण में, तहसील प्रांगण में आए, दिल की गहराइयों से पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। आप लोग इस आज की जो बेला है वो हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? जो 10 साल का OP 1, 2 और 3 के लिए सरकार, और कल 8 तारीख को 2 दिन उन्होंने सुनिश्चित किए। किस तरीके से किए वो चिट्ठी आप लोगों ने सबने देखी है। चिट्ठी 23 तारीख को रिलीज होती है। 29 तारीख तक जो एक नाम जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी होता है, एक पूरे स्टेट के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड का जो अधिकारी होता है, एक उसको बुलाया जाता है और उसके साथ में 2 वेटरन्स को। ये क्या दिखाता है? क्या एक राज्य से 3 ही लोग प्रतिनिधि होनी चाहिए? हमारे को और ओपी विसंगतियों को जिस प्रकार से उड़ेला गया है, उनके ऊपर जो लिपापोती चल रही है सरकार के द्वारा, उसको आप सब पूर्व सैनिकों को समझना होगा। अगर आप न समझें इस तथ्य को तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। गिने चुने लोगों को बुला करके उनको एक प्रश्न पत्र बना करके आपने किस प्रश्न लोगों का चुनाव क्यों नहीं हुआ? जो हमारे निचले लेवल के पूर्व सैनिक संगठन बने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि उस सैनिक संगठन ने बिल्कुल निर्विरोध रूप से किसी की मतलब उसने चापलूसी नहीं की है और उन्होंने सरकार को इसका जवाब भेज दिया है कि हम आपके इस फैसले से आपका जो आज 7 और 8 तारीख को नवंबर को आप जो सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं ORP 1, 2 और 3 के लिए, इससे हम नाखुश हैं और हम आपकी जो नीति है 3 वेटरन्स को बुलाने की, उसकी हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और हम इसमें सहज नहीं है और हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये उनका जवाब है और हमारा भी वही जवाब है। जब तक सरकार सही तरीके से पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के नाम पर चिट्ठी नहीं देती सरकार से, मेरा आप प्रबुद्ध सैनिक जनों से ये अनुरोध है कि जो घटनाएं देश में घट रही है, जैसे कि अभी महेंद्रपाल साहब ने बता दिया है
मैं उस वृत्तांत को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। आपको विदित है सैनिकों के ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका वर्दी फाड़ा जा रहा है, उनके घरों में घुस करके उनको मारा कूटा जा रहा है। वो मानवाधिकारी रैंक से है, जूनियर कमीशन रैंक से संबंध है और हायर रैंक से है। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर साहब की जो बेटी की सगाई हो रखी है उसको भी जो है मारपीट किया गया है और मेजर साहब के साथ किया गया है उसको अलग से। इन सब की हम पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। सरकार से, भारत सरकार जो कि आज वर्तमान में है, मोदी सरकार जी हमारी, हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि रहो। और एक तरफ आप हमको बड़ा प्यार दुलार के लिए जो है एक सेमिनार भी आयोजित कर देते हैं जिसमें कि आप चुनिंदा लोग आते हैं। रामदेव यहाँ पर बताने के लिए भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सैनिक एकता महोदय, विगत 1 साल के अंतर्गत देश सैनिकों की खबरें आ रही हैं जो सैनिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए कष्ट का विषय है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और आपकी आभारी रहेगी कि जो भी पेंशन आज तक पेंशन विसंगतियों के बारे में सरकार के द्वारा कोई भी संज्ञान सकारात्मक रूप में नहीं लिया गया, जिसके कारण आज अभी भी वो विसंगतियाँ जस की तस बनी हुई है। इसके संदर्भ में हम आज पुनः एक ज्ञापन आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देना चाहते हैं। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अन्य पदों की समान पद समान वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं के समान पद समान वेतन भाग 1, 2 और 3 लागू हो जाने के पश्चात भी अन्य पदों की पेंशन संबंधी वेतन आयोग का गठन किया जाना है, जिसमें अन्य पदों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। शहीद सैनिकों, वीरांगनाओं, वीर नारियों की पेंशन को समान की जानी चाहिए, क्योंकि वीरगति पद देकर नहीं आती है। सबका जीवन अमूल्य है और इससे गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। अपंगता पेंशन में सुधार की जाने की आवश्यकता है। मिलिट्री सर्विस पे सभी वर्गों के बराबर की जानी चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ACP MACP का लाभ 2000 पहले के पूर्व के सेवानिवृत्त सैनिकों को भी मिलना चाहिए। ORP में देशों और मानव अधिकारियों के पेंशन पर कैसे चलाने का काम है, इस पर पुनर्विचार किए जाने की कृपा कीजिएगा। हमें अपने संबंधित मुखिया पर पूर्ण विश्वास कि आप मालन पुल की गति अभी भी मालन पुल मार्च तक हो जाएगा जो हमने डेडलाइन दे रखी है। दूसरा ये मैंने आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय को और उनको दिया था कि जैसे कि बस अड्डे के विषय में, बस अड्डे पे अभी भी आर्बिट्रेशन में है। क्यों नहीं आर्बिट्रेशन में? मैंने जो अपने बघेल साहब को और प्लस मुख्यमंत्री जी के सामने जो हमने ज्ञापन रखा था उसमें रखा था कि वहाँ पे एक आर्बिट्रेशन के लिए एक टीम बैठे वहाँ पे, और जो उसके पहलू पे क्या कमियाँ हैं और कैसे इसका निराकरण हो, इसके लिए एक एक्सपर्टीज़ की टीम गठित करके, और जब एक्सपर्टीज उसमें बात बोलेंगे ये इसकी कमियाँ ऐसे करके इसका निदान होगा। तो ये बस अड्डे का क्योंकि एक खड्डा बना अभी तक, और वो पूरे कूड़दार के मुंह पर एक काला धब्बा एक दिखाई देता है। हमारी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। जी सर। एक जो छोटा कर्णाश्रम वाले रोड पे एक बार पहले आए थे हम लोग, इंटरलॉक तो बिस गया सार जगह सर, जहाँ पे उन्होंने बोला था हम रफ्ता बनाएंगे, रफ्ता नहीं बनाया और गड्ढा होता जा रहा है और ठोकर बनती जा रही है। नहीं सर, चार जगह पे हम हमेशा उसी रास्ते आते हैं। दूसरा सर, एक लाल ढांग चिल्ला खान मार्ग, उसके विषय में भी अभी तक कोई भी एक सकारात्मक जो पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आज ऐसे औपचारिक हम आपको एक देना चाहते हैं, क्योंकि हमने जगह जगह कहाँ हमने इसको ज्ञापन नहीं भेजे, हर जगह हमने ज्ञापन भेजा है। इनको भी करने की आप कृपा करेंगे। तीसरा सर, ये काशीरामपुर तल्ला, तो कब से हम उसके लगे हुए पुलिया के लिए एक छोटी सी, हाँ। दूसरा श्रीमान, वहीं पे उनके पेड़, बड़े बड़े पेड़ उनके घरों के ऊपर है। मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर लैंसडाउन को भी चिट्ठी लिख दी, स्टेशन कमांडर कोई उस पर ध्यान देने के लिए वो नहीं है। तो मैं आप लॉपिंग के लिए मैं आपसे सर लॉपिंग करा देता हूँ। ठीक है, लॉपिंग हो जाएगी। आप मुझे वो दे दो। ठीक, थैंक यू साहब। लॉपिंग के लिए भी बोलता है, लॉपिंग के लिए भी बोला नहीं, यहाँ से अपना स्टाफ अपने सामने खड़ा होगा। बहुत बढ़िया। एक ज्ञापन आज से जब आप इनिशियली आए थे यहाँ पे, जब आपने कहा था कि हमने सिटी बस के लिए भी एक व्यवस्था की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इससे आजीविका से जुड़ा हुआ है। और उनके आजीविका हम नहीं चाहते कि मैं किसी टेम्पो वाले की आजीविका हम वो लगाएं या वो लगे, लेकिन एक क्योंकि रूट लंबा है,
आपका कलाल घाटी से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर सिटी बस वाला मुझे आप अलग से बना के दो, मैं डीएम साहब को भेज देता हूँ। क्योंकि आजकल चल ही रहा है धुमाकोट वाला जो इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल सरकार का ध्यान है ही अभी की तरफ, वो इसमें हो जाएगा, वो मुझे अलग से दे दीजिएगा। सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महेंद्रपाल साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महेंद्रपाल साहब तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ। और लगातार आप जो है जन मुद्दों पर काम कर पूर्व सैनिक अपने मांगों के लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के संदर्भ में आज अपनी मांगों को लेकर एक तहसील परिषद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिसके अंदर आप जानते हैं कि आज सरकार 10 साल रुपये की मना रही है और हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार ने अभी तक जिस स्वरूप में 1 रैंक 1 पेंशन की जो अवधारणा को प्रस्तुत किया है वह सरासर गलत है और उसका हम बहिष्कार करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप जानते हो कि विगत 1 साल से देश में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के साथ जिस प्रकार पुलिस अभद्रता हो रही है उसके विरुद्ध भी आज हम यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कोटद्वार के पूर्व सैनिकों के, आप इस भारी मात्रा में यहाँ पे पहुँचकर हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। और जिसके माध्यम से हम आज गृह मंत्री जी को पहुँचे हैं कि आपके माध्यम से अगर एक एडवाइजरी पूरे प्रदेशों को पूर्व सैनिकों के हित में, वीर नारियों के हित में और दिव्यांग पूर्वजनों के हित में अगर आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो अभद्रता करके आया हम उसके साथ खड़े हैं। और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का मानना है कि देश के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः हम आपसे विनम्र अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से भारत के गृह मंत्री जी से कि एक एडवाइजरी जारी करने की कृपा करें जिसके माध्यम से राज्यों की सरकारें इस प्रकार के पुलिस जो बहुत जगह तानाशाही करते हैं उस पर अंकुश लगे। अच्छा, मैं आपके बीच में बहुत संगीन मामला रखने जा रहा हूँ। अभी जो है 2-3 दिन पहले की बात है, दीपावली के टाइम पर पहाड़ों में कुछ भीड़ भाड़ दिखाई देती, लोग त्यौहार मनाने जाते हैं, कुछ अपने लोगों को मिलने जाते हैं और बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 39 लोगों की जान चली गई है। और उससे पहले भी एक मैच जो है ओवरलोड के कारण एक्सीडेंट हुई जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, कोई ओवरलोड भर रहा है, कोई गाड़ी की फिटनेस नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि पूर्व सैनिक एक अनुशासित जीवन जीते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासित जीवन जीने के प्रति संकल्प रहते हैं। जिस तरह से मैं अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ रखना चाहते हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार अपनी संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने जानों की आहुति इस हादसे में दी है। यह दुखद घटना थी, इसके हम जितने प्रसार कर सके बहुत कम है। साथ में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में आपके द्वारा जो भी एडवाइजरियां और जो भी यातायात के नियम बनाए गए हैं उनको कठोरतम रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए कठोर से कठोर एक नीति हमें बनाना होगा। सर्वप्रथम हमें रोडों की दशा को सुधारना होगा क्योंकि वर्तमान में आप देखते हो कि रोडों में खड्डे में रोड तो कार्य किया था।